Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are discussing the MD-CAT biology next lecture. Enzyme section में factor affecting the rate of enzyme reaction. देखें बच्चों, factor enzyme of एक्शन में बेसिकली क्या होता है कि हम कहते हैं कि जो एंजाइम है इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हम कहते हैं कि इसके स्ट्रक्चर का मेंटेन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर मेंटेन होगा तो डेफिनेटली सी बात है इसके साथ सबस्ट्रेट बाइंड करेगा और एक्टिव साइट इसके साथ रिएक्शन करेगी और इसको कन्वर्ट कर देगी इनटू द प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए बेटा फर्स्ट पॉइंट यही है कि जो फंक्शनल स्पेसिफिसिटी है एंजाइम की फंक्शन करने की एबिलिटी है वो डिपेंड करती है इसके स्पेसिफिक केमिस्ट्री के ऊपर। अगर इसकी शेप इसकी केमिस्ट्री जो है वो प्रॉपरली मेंटेन्ड है तो ये क्या करेगा कि प्रॉपरली फंक्शन करेगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन काम करने की स्पीड ज्यादा होगी, मतलब तेजी से क्या होगा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो यही बात है कि स्पेसिफिक केमिस्ट्री एंड कॉन्फ़िगरेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंजाइम की जो कैटालाइसिस है ये कैटालाइसिस किस पॉइंट पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है इसकी स्पेसिफिक केमिस्ट्री एंड कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। देखिए जी, कोई भी फैक्टर अगर क्या करता है कि इसकी शेप को चेंज करता है, इसकी शेप को अल्टर करता है, तो उसकी वजह से इसका जो काम करने की स्पीड है वो उससे अफेक्ट होगी। तो यही बात हम कहते हैं कि जब फैक्टर कोई भी अल्टर करेगा इसकी शेप को, जब इसकी शेप अल्टर होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अफेक्ट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड या कम होती है या ज्यादा होती है। ठीक है, तो देखिए फैक्टर्स जो है इनमें फर्स्ट फैक्टर है दैट इज एंजाइम कंसंट्रेशन। बेसिकली 4 फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाउ मेनी फैक्टर्स। 4 फैक्टर्स हैं कि फर्स्ट है एंजाइम कंसंट्रेशन, सेकंड है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, थर्ड इज टेम्परेचर एंड फोर्थ इज पीएच। ठीक है, फर्स्ट बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं एंजाइम कंसंट्रेशन। देखिए जी, एंजाइम कंसंट्रेशन से मुराद क्या है कि इसके एग्जांपल बिल्कुल ऐसे है कि जितने नंबर ऑफ चेयर्स होंगी एक क्लास के अंदर उतने ही स्टूडेंट इजीली उस क्लास में बैठ सकेंगे। तो ये सेम एज इट इज इसी तरह से है कि जितने एंजाइम होंगे उतनी ही एक्टिव साइट होगी और उतने ही सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड होंगे और उतने ही सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। मतलब एंजाइम ज्यादा होंगे तो एक्टिव साइट ज्यादा होगी, एक्टिव साइट ज्यादा होंगी तो ज्यादा सबस्ट्रेट किसमें कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में। तो पहली बात यही है कि एंजाइम कंसंट्रेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन के, कि जितनी एंजाइम की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। मतलब एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब इसे हम कहते हैं कि अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन को हम डबल कर दें तो डेफिनेटली सी बात है जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी डबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है वो कर देता हूँ 200 है एंजाइम में और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2000 पर है, इसकी स्पीड है। अगर मैं क्या करता हूँ कि एंजाइम की कंसंट्रेशन 400 कर देता हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2000 से 4000 की स्पीड पे चला जाएगा, तो 2 फोल्ड डबल हो जाएगा। मैंने क्या किया कि एंजाइम को डबल किया, 200 से 400 किया, तो उसकी जो रिएक्शन की स्पीड है वो भी क्या हो गई, डबल हो गई। तो एंजाइम को अगर हम 2 फोल्ड इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितने एंजाइम ज्यादा होंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए पहले मैंने बताया आपको जितने एंजाइम बढ़ाएंगे डेफिनेटली सी बात है उसकी एक्टिव साइट्स बढ़ जाएंगी। जैसे हमने कहा कि जितने क्लास के अंदर चेयर्स होंगी, जितनी चेयर्स बढ़ाएंगे उतने ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो क्लास में इजीली सिट कर सकेंगे। ठीक है, तो सेम एज इट इज क्या है कि जितने एंजाइम ज्यादा होंगे उतनी एक्टिव साइट ज्यादा होंगी, उतने सबस्ट्रेट इसके साथ रिएक्ट करेंगे, उतनी प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। तो सेम एज इट इज हम कह रहे हैं कि एंजाइम इंक्रीज होंगे तो एक्टिव साइट बढ़ेगी, एक्टिव साइट बढ़ेंगी तो ज्यादा सबस्ट्रेट कन्वर्ट होंगे किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जितने एंजाइम ज्यादा होंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो दैट वाज द फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। देखिए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी सेम जैसे हमने कहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब लो लेवल होगा ना सबस्ट्रेट का उस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए लो लेवल है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लेकिन एक टाइम आता है हम क्या करते हैं कि एंजाइम को कांस्टेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहां तक मैंने एंजाइम कर दिया 300 एंजाइम कांस्टेंट कर दिया और सबस्ट्रेट को मैंने अनलिमिटेड कर दिया, बहुत ज्यादा मिकदार में कर दिया। अब क्या होगा कि शुरू में सबस्ट्रेट ज्यादा बाइंड करते जाएंगे और 300 तक क्या होता जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। अब जैसे ही 300 एंजाइम के ऊपर सबस्ट्रेट अटैच हो जाएंगे
सारी की सारी एक्टिव साइट फिल हो जाएंगी और जितनी एक्टिव साइट 300 की 300 फिल हो जाएंगी। अब रेट ऑफ रिएक्शन मजीद नहीं बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है जी, तो यही बात हम कह रहे हैं कि लो सबस्ट्रेट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और एंजाइम को अगर मैं कांस्टेंट कर देता हूं, सबस्ट्रेट को मैं अनलिमिटेड कर देता हूं, तो एक पॉइंट आएगा कि सारी की सारी एक्टिव साइट क्या हो जाएंगी, फिल हो जाएंगी, और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा नहीं बल्कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और इस पॉइंट को स्टूडेंट्स हम कहते हैं सैचुरेशन फेज। सैचुरेशन फेज, सैचुरेशन फेज, सैचुरेशन फेज का मतलब है कि जिस पे 300 एंजाइम है तो दैट मींस 300 एक्टिव साइट है, और 300 की 300 एक्टिव साइट इस टाइम फिल हो जाएंगी, एंड दिस इज नोन एज सैचुरेशन फेज, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये भी एमसीक्यू बन सकता है कि कौन सी स्टेज है, कौन सा फेज है जिसपे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो दैट इज सैचुरेशन फेज। ठीक है, नेक्स्ट इज द थर्ड इज टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बच्चों, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसकी वजह से इंक्रीज होगा रेट ऑफ रिएक्शन। डेफिनेटली सी बात है, आमतौर पर घरों में मिल्क बॉयल किया जाता है, अगर क्या हो कि टेम्परेचर उसको ज्यादा प्रोवाइड किया जाए तो वो बहुत तेजी से क्या होगा, बॉयल होगा। ठीक है, तो सेम एज इट इज, जितना टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। देखें बच्चों, ऑप्टिमम टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जिस पर एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम स्पीड होगी एंजाइम के काम करने की। ठीक है, तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम हो, दिस इज नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। जैसे ह्यूमंस की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मैक्सिमम। तो इसे हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 है, यहां पर एंजाइम क्या करेंगे, मैक्सिमम स्पीड में काम करेंगे, एंड दिस इज नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। नेक्स्ट देखिए बेटा, कोई भी रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल देखें A प्लस बी रिएक्टेंट है और रिएक्शन हुआ C प्लस डी प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट बन गया। अब इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कोई ना कोई एनर्जी रिक्वायर होती है और इसे हम नाम देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे मैंने कॉमन एग्जांपल दिया, मिल्क बॉयल करना है, अगर हमने उसको चूल्हे पर रखा है और उसका गैस ऑन नहीं किया है तो वो स्टार्ट हो सकता है, बॉयल हो सकता है, नहीं हो सकता है। डेफिनेटली हम उसको पहले टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तब जाके वो क्या होगा, बॉइलिंग की फेज में जाएगा। तो इसी तरह से किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी, और वो एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो देखिए यही बात हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर जो है ये प्रोवाइड करता है एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए क्या चाहिए होती है, स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। और हम कहते हैं कि अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। ये एंजाइम का कैरेक्टर हमने पढ़ा था। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। देखिए जी, कोई भी चीज है हम कहते हैं कि वो एटम की बनी हुई। अगर हम एंजाइम की बात करें तो इसमें भी एटम्स प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली इस बात हम कहते हैं जो एटम्स है वो मूवमेंट करते हैं, वो मूव कर रहे होते हैं। अब मूवमेंट करने के लिए उनके अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट होती है काइनेटिक एनर्जी। अब डेफिनेटली सी बात है, ये एनर्जी कहां से आएगी, एक्टिवेशन एनर्जी या टेम्परेचर की एनर्जी क्या प्रोवाइड करेगी, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये एटम्स के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंट डायरेक्शंस में मूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो देखें जो काइनेटिक एनर्जी है ये कहां से प्रोवाइड होती है, हीट या टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर मूवमेंट आती है, वो मूव करते हैं। ठीक है जी, अब देखिए बेटा, मैंने बताया कि ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 है, तो एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम। अब अगर 37 होगा तो मैक्सिमम होगा, अगर 37 से बढ़ गया 40 या 45 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा नहीं बल्कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। उसके रीजन क्या है, उसके रीजन ये है कि हमने कहा कि टेम्परेचर क्या प्रोवाइड करेगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूवमेंट ऑफ एटम्स होगी, मॉलिक्यूल्स होगी, और क्या होगा कि यहां से जो सबस्ट्रेट है वो तेजी से कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। अगर बच्चों ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी एक्स्ट्रा प्रोवाइड की जाएगी, जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी, इतनी तेज हो जाएगी कि ये मॉलिक्यूल्स की कोलिजन की वजह से वाइब्रेशन काज हो जाए। और जब वाइब्रेशन काज होती है तो हम कहते हैं कि जो एंजाइम है ये बेसिकली पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ, और पॉलीपेप्टाइड चेन्स के दरमियान में बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, इन वाइब्रेशंस की वजह से ये बॉन्ड्स ब्रेक कर जाते हैं। जब बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, जो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है
वो सारे का सारा स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता नहीं है बल्कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे पहले हमने कहा कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम वो इंक्रीज होगी। जब मूवमेंट इंक्रीज होगी तो कोलिजन होना शुरू हो जाए, आपस में टकराना शुरू हो जाए। ये कोलिजन इतनी फास्ट हो जाएगी कि वाइब्रेशन तक क्रिएट हो जाएगी, और वाइब्रेशन की वजह से जो एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा और हम कहते हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर लॉस हो जाएगा, और दिस इज नोन एज डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। अब डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम की वजह से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा नहीं बल्कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम कहते हैं कि टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, अगर इससे ज्यादा हो जाएगा टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा नहीं बल्कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, एंड दिस इज आल्सो नोन एज डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। जी बच्चों, लास्ट फैक्टर है पीएच वैल्यू। P is stand for power, H for hydrogen ion. Power of hydrogen ion is known as pH value. देखिए बच्चों, जिस तरह हमने कहा कि हर एंजाइम को क्या चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, इसी तरह हर एंजाइम की पीएच की वैल्यू भी स्पेसिफिक है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टमक के अंदर एक पेप्सिन एंजाइम है, तो पेप्सिन एंजाइम की पीएच वैल्यू 2.0 है। ठीक है, अगर 2.0 होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होगा। इसी तरह हम कहते हैं एवरी एंजाइम की पीएच वैल्यू फिक्स है, और इस पीएच वैल्यू को हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। इस ऑप्टिमम पीएच के ऊपर क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब देखेंगे अगर पीएच चेंज हो जाती है, पीएच चेंज होगी तो डेफिनेटली सी बात है एंजाइम है। देखिए हमने कहा कि ये एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट के ऊपर जो एंजाइम सॉरी अमीनो एसिड्स हैं, ये अमीनो एसिड बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के साथ और कॉइलिंग फोल्डिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो इस पीएच के चेंज होने की वजह से इस अमीनो एसिड की आयनाइजेशन चेंज हो जाती है। जब आयनाइजेशन चेंज हो जाती है तो आयनाइजेशन के चेंज होने की वजह से ये जो एक्टिव साइट है ये ब्लॉक हो जाती है। अब ओरिजिनल सबस्ट्रेट भी आ जाए तो वो इसके साथ अटैच नहीं होगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो देखिए बच्चों, अगर चेंज इन क्या हो जाता है, पीएच हो जाता है, तो इसकी वजह से आयनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड चेंज हो जाएगी और इसकी वजह से जो एक्टिव साइट है वो क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। एक्टिव साइट के ब्लॉक होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा नहीं बल्कि डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह जो मैंने आपको यहां पर बताया कि टेम्परेचर बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, कोलिजन्स बढ़ती हैं, बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, बॉन्ड ब्रेक होने से एंजाइम डीनेचर हो जाता है। सेम यहां पर सिचुएशन, अगर एक्सट्रीम चेंज इन पीएच बहुत ज्यादा लेवल तक चेंज हो जाए तो सेम वही प्रोसेस होगा कि बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और एंजाइम क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा नहीं बल्कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह लास्ट में कुछ एंजाइम की पीएच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज आते होते हैं। पेप्सिन एंजाइम की पीएच है 2.0, सुक्रेज की है 4.50, एंटीरोकाइनेज की है 5.50, सलेवरी अमाइलेज की है 6.80, कैटालेज एंजाइम की है 7.60, काइमोट्रिप्सिन की है 7 to 8, लाइपेज की है पैंक्रियाटिक लाइपेज की 9.0, आर्जिनेज है 9.70। दिस आर्जिनेज एमसीक्यू हैज बीन आस्क्ड कि ये एक बार एमसीक्यू आ चुका है कि इसकी पीएच कितनी है, तो दैट इज 9.70। अच्छा, वैसे कुछ बुक में ये भी आ जाता है कि इसकी जो रेंज है वो 9 to 10 है, 9 to 10 इसकी रेंज है। अगर वो रेंज पूछे तो रेंज इसकी क्या है, 9 to 10 है, अगर वो स्पेसिफिक पीएच पूछे तो दैट इज 9.70। So that was all about the factors affecting the rate of enzyme action. Next we will discuss inshallah any details. Allah Hafiz.